नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना का नेविगेशन ऑपरेशन, भारत की अनुमति के बिना किया गया यह अभ्यास, अंक्लॉस और भारतीय समुद्र नीति का उल्लंघन। प्रधानमंत्री ने किया रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण का उद्घाटन। जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मुद्दों पर वार्षिक कॉन्फ्रेंस है रायसीना डायलॉग। 2016 में पहली बार हुआ था वार्ता का आयोजन। भारत में तीसरी कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी। स्पुतनिक वी का किया जा सकेगा रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी उपयोग। पहले से इस्तेमाल में आ रही हैं 2 वैक्सीन। भिक्षावृत्ति को डीक्रिमिनलाइज करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र और 4 राज्यों से मांगी प्रतिक्रिया। भिक्षावृत्ति को अपराध बताना जीवन के अधिकार का उल्लंघन। और देश में हाइड्रोजन राउंड टेबल का हुआ आयोजन। हाइड्रोजन की आपूर्ति और मांग पर की गई गहन चर्चा। जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होगी हाइड्रोजन। आइए खबरों की शुरुआत करें। बीते दिनों अमेरिकी नौसेना ने भारत के EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में FONOP यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किया। यह ऑपरेशन भारत से बिना पूर्व अनुमति के किया गया है। इस कारण इस अभ्यास ने भारत की समुद्री नीति का उल्लंघन किया है। इस FONOP में एक अमेरिकी युद्धपोत ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के लगभग 130 समुद्री मील पश्चिम में अभ्यास किया। गौरतलब है कि अमेरिका नियमित रूप से कई देशों की समुद्री सीमाओं में FONOP का आयोजन करता रहा है। भारतीय समुद्री सीमा में भी अमेरिका ने पहले कई बार FONOP आयोजित किया है। हालांकि इसे अंक्लॉस का उल्लंघन भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अंक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी को सी कन्वेंशन का कानून या सागर संधि का कानून भी कहा जाता है। यह समुद्र के नियमों को सुनिश्चित करता है ताकि देशों के मध्य विवाद पैदा न हो। अंक्लॉस नवंबर 1982 से प्रभावी हुआ। भारत ने 1995 में अंक्लॉस की पुष्टि की। हालांकि अमेरिका ने अब तक ऐसा नहीं किया है। अंक्लॉस द्वारा ही EEZ का निर्धारण किया जाता है। EEZ किसी संप्रभु देश को निर्धारित समुद्र का ऐसा क्षेत्र प्रदान करता है जिसमें उस देश के पास समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में ऊर्जा उत्पादन भी शामिल है। EEZ देश की तटीय सीमा से समुद्र में 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र होता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में रवांडा के राष्ट्रपति और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी कॉन्फ्रेंस के जरिए समारोह में शरीक हुए। इस 4 दिवसीय वार्ता समारोह में बहुपक्षीयवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। समारोह के पहले दिन विदेश मंत्री S जयशंकर ने संबोधन दिया। इसमें उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ भारत की तैयारी पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल का भी जिक्र किया। इस पहल के तहत ही भारत सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन मुहैया करा रहा है। बता दें कि रायसीना डायलॉग भारत सरकार का वार्षिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वार्ता में शामिल होने वाले हितधारक वैश्विक स्तर पर मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर विचार करते हैं। भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलकर इस वार्ता का आयोजन करते हैं। साल 2016 से हर साल इस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की थीम #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल रही। बीते दिनों विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन यवेस ले ड्रियन के बीच बैठक हुई। इस बातचीत में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। बातचीत के दौरान भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय तंत्र सहित भारत प्रशांत में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। इसके लिए समुद्री और अंतरिक्ष डोमेन में उभरती चुनौतियों पर भी बहस की गई। भारत ने फ्रांस द्वारा IPOI के समुद्री संसाधन के उपयोग संबंधी नियमों से जुड़ने के फैसले का स्वागत किया है। इसके अलावा दोनों मंत्रियों ने व्यापार और निवेश, रक्षा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि IPOI यानी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को पहली बार 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाया गया था।
इसका उद्देश्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, सतत रूप से समुद्री संसाधनों का उपयोग करने और आपदा की रोकथाम और प्रबंधन के लिए देशों के बीच साझेदारी बनाना है। IPOI भारत के सागर मिशन का भी हिस्सा है। अमेरिका ने ईरान के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की शुरुआत होने के संकेत दिए हैं। वियना में दोनों देशों के बीच बातचीत के फिर से शुरू होने का अनुमान है। दरअसल हालिया समय में यूरोपीय संघ, चीन और रूस के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर हुई बैठक में कुछ प्रगति देखी गई है। इसे JCPOA में संभावित वापसी के पहले चरण के रूप में देखा जा सकता है। JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान और P5+1 देशों के बीच समझौता है। P5+1 देशों में चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसे 2015 में अपनाया गया था। इस परमाणु समझौते का समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 द्वारा किया गया है। JCPOA के परमाणु संबंधी प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया है। गौरतलब है कि समझौते का ईरान द्वारा सत्यापित अनुपालन के बावजूद अमेरिका मई 2018 में JCPOA से एक तरफा पीछे हट गया था। बीते दिनों ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पुतनिक V वैक्सीन के रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी उपयोग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत के पास अब कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 3 वैक्सीन मौजूद हैं। इसमें पहले से उपयोग में आ रही कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि RDIF यानी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के मुताबिक भारत रूसी टीका लगाने के लिए सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अब तक स्पुतनिक V उपयोग के लिए कुल 60 देशों ने अनुमोदित किया है। इन देशों की कुल आबादी 3 बिलियन है, जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 40% है। भारत में वैक्सीन को रूस में हुए क्लिनिकल ट्रायल्स के परिणामों के आधार पर आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रक्रिया के तहत पंजीकृत किया गया है। इसका भारत में भी स्थानीय क्लिनिकल ट्रायल किया गया था, जिसके परिणाम सकारात्मक रहे हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में रूस की कथित घुसपैठ को लेकर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका का मानना है कि इस घुसपैठ के बुरे परिणाम सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले रूसी सेना की टुकड़ियों ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हलचल की है, जिस पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। इसके अलावा यूक्रेन क्रीमिया प्रायद्वीप में भी रूस के बढ़ते घुसपैठ का दावा कर रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच की यह तनातनी कोई नई बात नहीं है। क्रीमिया प्रायद्वीप पर अधिकार को लेकर यूक्रेन और रूस 2014 से ही आमने सामने हैं। 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद यह खींचतान संघर्ष में तब्दील हो गई, लेकिन 2020 में एक संघर्ष विराम समझौते के बाद दोनों देशों ने शांति की राह पकड़ी है। अमेरिका की भूमिका इस मामले में स्पष्ट रही है। अमेरिका शुरुआत से ही इस मुद्दे पर यूक्रेन के साथ है। क्रीमिया यूरोप का एक प्रायद्वीप है जो दक्षिणी यूक्रेन से सटा हुआ है। यह उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में काला सागर से, जबकि पूर्व में अजोव सागर से घिरा हुआ है। इस प्रायद्वीप के पूर्व में मौजूद कर्च की जलसंधि अजोव सागर और काला सागर को जोड़ती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने को अपराध बताने वाले कानूनों के विरोध में आई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और 4 राज्यों से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा है। दरअसल इस साल 10 फरवरी को इस याचिका पर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और बिहार को नोटिस जारी किया गया था। इसमें केवल बिहार ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की थी। याचिका में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 1971, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1971 और बिहार प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1951 के कुछ प्रावधानों को छोड़कर सभी प्रावधानों को गैरकानूनी और शून्य घोषित करने के निर्देश की मांग है। साथ ही देश के किसी भी हिस्से में इस तरह के अन्य सभी अधिनियमों को अवैध घोषित करने की भी मांग की गई है। दरअसल याचिका में यह दलील दी गई है कि इसे आपराधिक बताना अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के अगस्त 2018 के फैसले का जिक्र किया गया है। इस फैसले में राष्ट्रीय राजधानी में भीख मांगने को अपराध के दायरे से हटा दिया गया था। हाई कोर्ट का मानना है कि यह असंवैधानिक प्रावधान है। इससे पहले दिल्ली में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के प्रावधान के तहत भीख मांगना अपराध में आता था। आपको बता दें कि भीख मांगने से संबंधित कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के कुछ हिस्सों को अपने स्वयं के कानूनों के आधार के रूप में उपयोग किया है।
यह अधिनियम भीख मांगने को अपराध मानता है। वैसे भीख मांगने से जुड़ा एक केंद्रीय बिल द एबोलिशन ऑफ बेगिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बेगर्स बिल 2018 लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन आज तक यह बिल पास नहीं हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में लोगों द्वारा उनके स्वयं के धर्म को चुनने की स्वतंत्रता को फिर से पुष्ट किया है। कोर्ट का फैसला उस याचिका पर था जिसमें बड़े पैमाने पर जबरन धार्मिक रूपांतरण का दावा किया गया था। गौरतलब है कि लोगों को धर्म को मानने, आचरण और प्रचार के लिए संविधान में अधिकार दिया गया है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25 में मिलता है। हालांकि इसमें लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। कोर्ट के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति धर्म या जीवन साथी की अपनी पसंद का अंतिम निर्णयकर्ता होता है। न्यायालय किसी व्यक्ति के धर्म या जीवन साथी की पसंद के फैसले के बीच में नहीं आ सकता। धार्मिक विश्वास निजता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है और निजता का अधिकार अपरिहार्य है। इस याचिका को रद्द कर दिया गया है। साथ ही बेंच ने इस बाबत विधि आयोग या उच्च न्यायालय को दी जाने वाली याचिका को भी अनुमति नहीं दी है। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह केंद्र और राज्यों को काले जादू, अंधविश्वास और धमकियों या रिश्वत के माध्यम से हो रहे धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने का निर्देश दे। हाल ही में एक हाइड्रोजन राउंड टेबल का आयोजन किया गया। इसका शीर्षक हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडियन डायलॉग 2021 रहा। राउंड टेबल का आयोजन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में द एनर्जी फोरम और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने किया। इसका उद्देश्य उभरते हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्रों पर चर्चा करना और सहयोग व गठबंधन के अवसरों को खोजना है। गौरतलब है कि दुनिया अपनी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए बहुत से कदम उठा रही है। ऐसे में हाइड्रोजन का ऊर्जा के रूप में हो रहे उपयोग का महत्व बढ़ता जा रहा है। इस हाइड्रोजन राउंड टेबल में एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सत्र का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों और उद्योग के नेताओं द्वारा 5 पैनल पर आधारित चर्चा की गई। इन चर्चाओं का मुख्य विषय हाइड्रोजन की आपूर्ति और मांग की मैपिंग और इससे जुड़ी पॉलिसी रोड मैप रहा। सम्मेलन का नेतृत्व भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। हाइड्रोजन राउंड टेबल में 15 देशों के 25 पैनलिस्ट शामिल हुए। इसमें दुनिया भर से लगभग 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक जापान फुकुशिमा परमाणु स्टेशन से 1 मिलियन टन से भी अधिक दूषित पानी समुद्र में छोड़ेगा। हालांकि दक्षिण कोरिया सहित बाकी पड़ोसी देश इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस बाबत जापान का तर्क है कि संयंत्र की डीकमीशनिंग यानी उसे पूरी तरह बंद करने के लिए पानी छोड़ना जरूरी है। जापान ने यह भी कहा है कि दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों से फिल्टर्ड पानी नियमित रूप से निकाला ही जाता है। पानी की पहली रिलीज लगभग 2 वर्षों में होगी। इससे प्लांट संचालक टेप्को यानी टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को दूषित पानी को छानकर हानिकारक आइसोटोप को हटाने, बुनियादी ढांचे के निर्माण करने और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय मिल सकेगा। टेप्को आइसोटोप को अलग करने के लिए दूषित पानी को फिल्टर करेगा। इसमें केवल हाइड्रोजन के एक रेडियोधर्मी आइसोटोप ट्रिटियम को फिल्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे पानी से अलग करना कठिन होता है। हालांकि टेप्को ट्रिटियम का स्तर रेगुलेटरी लिमिट से नीचे लाने के लिए पानी को और पतला करेगा। ट्रिटियम को तुलनात्मक रूप से नुकसानदायक नहीं माना जाता है। यह मानव त्वचा को भेदने के लिए पर्याप्त ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। साथ ही दुनिया भर में अन्य परमाणु संयंत्रों द्वारा समुद्र में इस आइसोटोप के निम्न स्तर के साथ ही पानी को नियमित रूप से समुद्र में डाला जाता रहा है। आपको बता दें कि 2011 में हुई आपदा के बाद से फुकुशिमा परमाणु स्टेशन के विशाल टैंकों में लगभग 1.3 मिलियन टन दूषित पानी इकट्ठा किया गया है। भारत की चिल्का झील और ओडिशा तट पर डॉल्फिन की आबादी पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग दोगुनी हो गई है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक यानी पश्च जल झील है। ओडिशा के वन और पर्यावरण विभाग के वन्य जीव प्रभाग ने इस साल जनवरी और फरवरी में आयोजित डॉल्फिन की जनगणना पर अंतिम आंकड़े जारी किए। जनगणना में डॉल्फिन की 3 प्रजातियों इरावडी, बॉटलनोज और हम्पैक डॉल्फिन की कुल संख्या 544 देखी गई। यह पिछले साल मात्र 233 थी। आपको बता दें कि इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। वे IUCN रेड लिस्ट के अनुसार वल्नरेबल यानी सुभेद्य श्रेणी में हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के मुताबिक ये इंडेंजर्ड यानी संकटापन्न श्रेणी में है।
वहीं इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन, लाल सागर और अफ्रीका के पूर्वी तट के आसपास के पानी में रहता है। इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन हिंद महासागर में दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक मिलते हैं। बीते दिनों IRV 2020 यानी इंडियन राइनो विजन 2020 को समाप्त किया गया। अंतिम एक्शन के रूप में असम के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से मानस नेशनल पार्क में 2 गैंडों को स्थानांतरित किया गया। IRV 2020 के अंतिम चरण में पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस राष्ट्रीय उद्यान तक कुल 22 गैंडों का स्थानांतरण किया गया है। आपको बता दें कि IRV 2020 की शुरुआत 2005 में हुई। इसका उद्देश्य असम में 3000 गैंडों की आबादी हासिल करना था। इसने अपने लक्ष्य को हासिल किया, लेकिन इसके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से परे 4 संरक्षित क्षेत्रों में गैंडे को फैलाने की योजना अमल में नहीं आ सकी। औरंग नेशनल पार्क और पोबितोरा में गैंडे को फैलाने की योजना असफल रही। IRV 2020 असम सरकार के वन विभाग की अगुवाई में WWF इंडिया, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और कई अन्य संगठनों के साथ मिलकर शुरू की गई एक पहल है। गौरतलब है कि वन हॉर्न्ड राइनो उत्तर भारत और दक्षिणी नेपाल में घास के मैदान और आसपास के वुडलैंड में रहते हैं। ये ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो घास चरते हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। वन हॉर्न्ड राइनो के संरक्षण के लिए 2019 में राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति लॉन्च की गई थी। हाल ही में हुए एक शोध ने प्रकृति में मौजूद एक नए फंडामेंटल फोर्स की खोज पर बल दिया है। 86 वर्षों बाद प्रकृति में किसी नए फंडामेंटल फोर्स की संभावना जताई जा रही है। इससे ब्रह्मांड के अभी तक अज्ञात हिस्सों जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने में मदद मिल सकती है। इस नए परिणाम से एक नए सब एटॉमिक यानी उप परमाणविक कण की खोज का भी संकेत मिलता है। दरअसल यह दावा म्यूऑन के कुछ अलग देखे गए व्यवहार की वजह से उपजा है। म्यूऑन इलेक्ट्रॉनों के समान फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में 200 गुना ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की तरह म्यूऑन एक छोटे चुंबक की तरह काम करता है और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है। किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर म्यूऑन वॉबलिंग यानी अस्थिर तरीके से कंपन करते हैं, लेकिन हालिया म्यूऑन G2 प्रयोग में म्यूऑन ज्ञात चुंबकीय क्षेत्रों के संपर्क में आने पर उस तरीके से वॉबलिंग करता नहीं पाया गया। यह प्रयोग अमेरिका के ऊर्जा विभाग के फर्मी नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में किया गया था। आपको बता दें कि किसी म्यूऑन के आंतरिक चुंबक की ताकत उस माप को निर्धारित करती है जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर वह वॉबल करता है। इसे G फैक्टर कहा जाता है। म्यूऑन G2 प्रयोग में म्यूऑन को एक चुंबक और अन्य उप परमाणु कणों की एक फ्लरी क्षेत्र में रखा गया था। इस फ्लरी क्षेत्र को क्वांटम फोम कहा जाता है। चुंबक G फैक्टर में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक है, लेकिन क्वांटम फोम भी G फैक्टर को एक हद तक प्रभावित कर सकता है। हाल ही में कामकाजी पेशेवरों के लिए ऑनलाइन नेटवर्क लिंक्डइन के यूजर्स का बड़े पैमाने पर डेटा लीक होने का मामला सामने आया। इसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा उपयोगकर्ताओं का व्यक्तिगत डेटा एक लोकप्रिय हैकर फोरम पर लीक किया गया। मैशेबल इंडिया के मुताबिक लीक किए गए डेटा में ईमेल आईडी, कार्यस्थल की जानकारी, संपर्क नंबर, पूरा नाम, खाता आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट लिंक, जेंडर डिटेल सहित अन्य व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। इस प्रोग्रामर साइट पर उपयोगकर्ताओं को लीक किए गए डेटा के नमूने का प्रमाण देखने की अनुमति भी दी गई है। इसके अलावा लीक किए गए इतने बड़े डेटा को इच्छित व्यक्ति द्वारा खरीदा भी जा सकता है। हालांकि लिंक्डइन ने इस बारे में अपने किसी भी निजी सदस्य खाता डेटा के शामिल होने की पुष्टि नहीं की है। गौरतलब है कि मैशेबल इंडिया एक ग्लोबल मल्टी प्लेटफॉर्म मीडिया एवं मनोरंजन कंपनी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। राजस्थान का पहला वेलनेस रिसोर्स सेंटर लॉन्च हुआ। इसे सिलिकॉन वैली के इंडेक्स वेलनेस कोड ट्रस्ट यानी IWCT के सहयोग से लाया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य और वेलनेस के समग्र मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें व्यक्तिगत,
विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की वेलनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाएगा। जयपुर स्थित भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान ने इस केंद्र की स्थापना के लिए IWCT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बीते दिनों बल्लेबाजी के लिए ICC ODI रैंकिंग जारी हुई। सूची में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले पायदान पर रहे। बाबर को कुल 865 अंक मिले हैं, जबकि लंबे समय से पहले पायदान पर रहे विराट कोहली अब 857 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सूची में तीसरे स्थान पर भारत के रोहित शर्मा हैं। बीते दिनों एक स्वास्थ्य एप्लीकेशन मानस मित्र को लॉन्च किया गया। मानस मित्र यानी मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम का यह पायलट संस्करण है। इसे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा लॉन्च किया गया। ऐप मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गाइड के रूप में विकसित किया गया है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के बेंगलुरु केंद्र में बनाया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को 2021 के लिए ई पंचायत पुरस्कार दिया गया। राज्य श्रेणी 1 में पहले स्थान पर रहा है। श्रेणी में असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि ओडिशा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। यह पुरस्कार प्रत्येक साल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार को उन राज्यों को दिया जाता है जो ग्राम पंचायतों के कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी पोषण ज्ञान लॉन्च किया। इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में लाया गया है। पोषण ज्ञान रिपोजिटरी स्वास्थ्य और पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों पर भिन्न भाषाओं में जानकारी बताएगा। इसमें दी जाने वाली जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय और विकास संगठनों से ली गई होगी। बीते दिनों सुशील चंद्रा ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। इनसे पहले सुनील अरोड़ा भारत के CEC थे। सुशील चंद्रा 14 फरवरी 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनका कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नैनो स्निफर को लॉन्च किया। यह माइक्रो सेंसर आधारित एक एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है। नैनो स्निफर दुनिया का पहला एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर है जिसमें माइक्रो सेंसर तकनीक का उपयोग किया गया है। नैनो स्निफर का अनुसंधान, विकास और विनिर्माण पूरी तरह से भारत में ही किया गया है। इस किफायती उपकरण से भारत की एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। यह 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। CCRH ने होम्योपैथी पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। CCRH यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के तहत काम करता है। सम्मेलन का आयोजन विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। सम्मेलन में नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों द्वारा एकीकृत देखभाल में होम्योपैथी के प्रभावी और कुशल समावेश के लिए अनुभव का आदान प्रदान किया गया। RBI गवर्नर ने एक नए कार्यक्रम GSAP की शुरुआत की। GSAP यानी सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम बाजारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इसके माध्यम से RBI वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।